आवाज सही है पीछे तक? वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। अरे एसी चला दिए, किसको दुश्मनी है हमसे? ठंड नहीं लग रही आप लोगों को? गर्मी लग रही है? ये हो जाएगा, कोई बात नहीं। हिमस्खलन के मतलब हमने जो पीछे कुछ छोड़ दिया है ना, वो हमें याद दिलाया गया है कि ये आपने छोड़ा है। कर लेंगे, हम कवर कर लेंगे। आप अच्छा किया आपने याद दिला दिया। एक दो चार पेज का पीडीएफ भेजे थे, लगा दिया। कल वाले पॉइंट को संक्षिप्त में रिपीट कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ चलेंगे, है ना? हाँ, कवर कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ चलेंगे। तो कल हम लोगों ने क्लास की शुरुआत की थी। हम बाढ़ कहेंगे किसे, तो कुछ उसमें राष्ट्रीय फ्लड आयोग जो नेशनल फ्लड कमीशन है, उसके हिसाब से हम बाढ़ किसको कहेंगे। भारत में बाढ़ से कितना प्रभावित क्षेत्र है। अब आप शांत हो जाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और भारत में बाढ़ से नुकसान का क्या रेशियो है उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में, ये हमने देखा था। फिर एक पॉइंट था कि भारत को हमने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बांटा था, जो 3 भाग में है। एक सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है, दूसरा प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र है, और तीसरा अन्य क्षेत्र है। उसको हम लोगों ने मानचित्र पर देख लिया था कि भारत में कौन से क्षेत्र उसमें आते हैं। फिर हम बाढ़ के कारणों पर चले गए थे, तो हमने उसको 3 भागों में बांट लिया था कि कुछ मानवीय कारण हैं जो बाढ़ के लिए उत्तरदायी, उसमें 4-5 पॉइंट है। फिर हमने देखा था कुछ स्थलाकृति विन्यास जो संरचना है उसका प्रभाव है, उसमें 5-6 पॉइंट। और कुछ मानसून वर्षा से जो जुड़े फैक्टर हैं उससे संबंधित हैं। पहले हम इस टॉपिक को कवरिंग कर लेते हैं, बाढ़ के प्रभाव को, फिर उसके प्रबंधन, देन आफ्टर हम अलग से चलेंगे जो क्लाउड बर्स्ट है या उस सब पर अलग से चलेंगे। तो बाढ़ के प्रभाव को हम 2 भागों में बांटकर समझेंगे। जैसे आपने सूखे को समझा था, उसी तरीके से फ्लड को भी हमें समझना होता है। तो बाढ़ का एक प्राकृतिक पर्यावरण पर क्या प्रभाव जाएगा? प्राकृतिक पर्यावरण। और दूसरा इसका मानवीय प्रभाव क्या होता है, या मानव समाज पर इसका प्रभाव। प्राकृतिक प्रभाव जो फ्लड का होता है, हम इसे बड़े तौर पर देखेंगे तो कुछ इसके नकारात्मक प्रभाव होते हैं, एक आध हमें इसके बाढ़ का कुछ सकारात्मक प्रभाव दिखाई देगा। तो नकारात्मक प्रभाव है, और दूसरा सकारात्मक प्रभाव कुछ हमें इसके दिखाई देंगे, है ना? सकारात्मक प्रभाव फ्लड का क्या हो सकता है, कुछ खास नहीं, बट एक पॉइंट हमें ध्यान में रखना है कि बाढ़ के साथ लाई गई जलोढ़ के निक्षेप से खादर मृदा का निर्माण होता है ना? खादर मृदा का निर्माण होता है या इसका निक्षेप होता है, ये हम इसे कह सकते हैं। और नकारात्मक प्रभाव इसका ये होगा कि फ्लड से मृदा का अपरदन होता है, मृदा अपरदन का ये कारण बनता है।
दूसरा, ये मृदा निम्नीकरण का कारण बनेगा, मृदा निम्नीकरण। तीसरा, इससे जैव विविधता की भी हानि होती है, कई पशु पक्षी सब, जैव विविधता की हानि। कई बार बाढ़ के पानी के साथ जो पोषक तत्व जलीय निकाय में चला जाए तो इसके कारण जलीय निकाय, जलीय निकाय का सुपोषण या यूट्रोफिकेशन होता है। इसको हम सुपोषण कहेंगे या सुपोषण को हम यूट्रोफिकेशन के नाम से जानते हैं, यूट्रोफिकेशन, है ना। ये कुछ इसका पारिस्थितिक तंत्र पर पड़ने वाला प्रभाव। मानव समाज के ऊपर जो फ्लड का प्रभाव होगा उसी पॉइंट के माध्यम से हमें समझना है। जैसे हमने सूखे में समझा था कि क्या इसका कुछ राजनीतिक प्रभाव होगा, पॉइंट वही होगा, केवल हमें शब्द चेंज कर देना होगा। दूसरा, सामाजिक जीवन पर इसका क्या प्रभाव होगा, सामाजिक जीवन पर। तीसरा, इसका आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव होगा, आर्थिक जीवन पर प्रभाव। चौथा, इसका सांस्कृतिक, सांस्कृतिक प्रभाव। पांचवा, जननांकीय, जननांकीय प्रभाव। और फिर मनोवैज्ञानिक प्रभाव, है ना, मनोवैज्ञानिक प्रभाव। लिख लिए हैं। आप लोग लिखने में विलम्ब करते हैं ना, तो लिख लिए हैं। तो फ्लड के प्रभाव को अब आप थोड़ा सा बोर्ड पर आ जाइए। हम जैसे सूखे के प्रभाव को समझे थे उसी तरीके से इसका भी समझना है कि जैसे सूखा का राजनीतिक जीवन पर प्रभाव, तो पॉइंट सारे वही होंगे, केवल शब्द हमें क्या कर लेना है, बदल लेना है। अब आप समझिए कि नीचे से आप जाएंगे, बाढ़ कहीं पर आती है तो मानसिक प्रभाव इसका क्या होता है, कुछ समय के लिए उस क्षेत्र में डर और भय का वातावरण होता है कि कहीं फिर से बाढ़ ना हो जाए, लेकिन एक सामान्य जीवन जी नहीं पाते हैं। चिंता, भय, डर, इस तरह का वातावरण, दहशत का वातावरण रहता है कि कहीं फिर से फ्लड ना आ जाए और जान माल परिसंपत्ति का नुकसान ना हो जाए या कुछ मानवीय जीवन की क्षति ज़्यादा ना हो जाए। जननांकीय प्रभाव इसका वही होगा कि जिस क्षेत्र में बाढ़ आता है, नॉर्मली अगर गांव में बाढ़ आए तो वहां से जनसंख्या का क्या होगा, शहरों की ओर माइग्रेशन होगा, क्योंकि बाढ़ आएगा, लोगों के जानमाल परिसंपत्ति का नुकसान होगा, आजीविका के साधनों का नुकसान होगा। तो ऐसे स्थिति में आजीविका की तलाश के लिए क्या होगा, लोग गांव से शहर की ओर माइग्रेट करते हैं, तो ये जनसंख्या प्रवसन का कारण बनेगा। आपने इतिहास में भी पढ़ा होगा कि अगर कोई क्षेत्र बार बार बाढ़ से प्रभावित होता है तो नॉर्मली लोगों की प्रवृत्ति हो जाती है कि वो सुरक्षित क्षेत्र की ओर पलायन करना शुरू कर जाते हैं, जो बाढ़ से रहित हो, जहाँ पर बाढ़ का इम्पैक्ट ना हो। तो ऐसी स्थिति में जो जननांकीय प्रभाव होगा, ना केवल माइग्रेशन होगा बल्कि इसका अन्य क्षेत्रों पर भी प्रभाव जाएगा। ऐसे कंडीशन में ग्रामीण क्षेत्र से जो मूलतः माइग्रेशन होता है वो पुरुष जनसंख्या का होता है मूल रूप से,
और फिर गांव के सेक्स रेशियो पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा और शहरी जीवन पर इसका प्रभाव पड़ना शुरू होता है। आप अर्बन प्रॉब्लम पढ़ते हैं इंडियन ज्योग्राफी में, तो उसमें अर्बन प्रॉब्लम के रूट को हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में खोजते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र से जो पॉपुलेशन का माइग्रेशन हो रहा है वो शहरी समस्या को बढ़ने का एक मूल कारण है, क्योंकि यहाँ पर उसके कारण सर्विस की मांग बढ़ती है। आप एक इमेजिन कीजिए कि अगर दिल्ली जैसे महानगर में प्रत्येक साल माइग्रेटेड पीपल की संख्या 5 लाख के आसपास बढ़ जाए, सर्विस तो इतना ही है यहाँ पे, लेकिन उसका डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ेगा तो प्रशासनिक समस्याएं बढ़ेंगी, कई तरह के अर्बन समस्याओं को वो जन्म देना शुरू करता है। सांस्कृतिक जीवन पर क्या बाढ़ से ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत स्थल को नुकसान होता है या नहीं होता है? होता है ना। आपने देखा होगा कि 2013 में जब केदारनाथ घाटी में बादल फटा था, है ना, तो वो मंदिर की मजबूती थी कि वो मंदिर बच गया, है ना, नहीं तो वो तो फ्लड इस तरीके का था कि उसमें सारा कुछ निकल जाता। तो सांस्कृतिक जीवन के नुकसान करती है कि जो ऐतिहासिक सांस्कृतिक हमारे विरासत के स्थल हैं, ऐसे स्थलों को क्षति या नुकसान पहुंचना है। आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव होगा उसको हम उसी तरीके से समझ लेना है कि अब बाढ़ आई है तो क्या हम ये सोच सकते हैं कि लोग, बाढ़ में तो घर भी चला जाता है, तो जब आप संपत्ति बचा के रखे हैं, सहेज करके रखे हैं, वो भी चला गया, आपकी फसलें खराब हो गई, तो अब ये लोगों के बेरोजगारी का कारण बनेगा, गरीबी का कारण बनेगा, है ना, उद्योग को ये प्रभावित करेगा। तो वो जो चक्र हमने आपको सूखे में बताया था, उसी पॉइंट को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। केवल शब्द बदल जाएगा कि वो सूखे की स्थिति में और ये क्या हो जाएगा, फ्लड की स्थिति में। सामाजिक जीवन पर भी वही प्रभाव होगा। अब मान लीजिए बाढ़ आया तो क्या प्रभाव होगा, लोगों की मृत्यु हो सकती है, लोग बीमार पड़ सकते हैं, महामारी फैल सकता है, गरीबी बढ़ सकती है, लोगों के जीवन स्तर में गिरावट आ सकती है, पारिवारिक विघटन को बढ़ावा मिल सकता है, इस तरह के सामाजिक समस्याओं को ये जन्म देगा। तो हमें ये हेडिंग वाले पॉइंट और इसके अंतर्गत 2-2, 4-4 सब पॉइंट हमें लिखने, केवल हेडिंग लिखने से काम नहीं चलेगा। हम यहाँ पर इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि हम लोग लगभग जान चुके हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, लेकिन एग्जाम में आपको हर एक में 2, 3, 4 पॉइंट करके लिखने हैं। नॉर्मली आप पढ़े होंगे कि जो उत्तर भारत की मिट्टी है इसमें भावर है, तराई है, बांगर है और खादर है ना। तो खादर हम लोग किसको कहते हैं, नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। तो आप देखते होंगे कि जो नदियां जब फ्लड लाती है तो अपने साथ वो मिट्टी का निक्षेपन करती है अपने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में, उसके निक्षेपन से जो नवीन मिट्टी का निर्माण होता है उसी को हम क्या कहते हैं, खादर मृदा कहते हैं, जो रिवर का न्यू ऑलोवियम होता है और फर्टाइल सॉइल की श्रेणी में आता है। उसी को आप बाढ़ का मैदान भी कहते हैं एक तरीके से। नकारात्मक प्रभाव क्या होगा, क्या बाढ़ आने से मृदा अपरदन होता है, मृदा अपरदन करते हुए ना कि बाहरी कारकों पर प्रभाव से मिट्टी के ऊपरी परत का टूट कर अगर हटा दिया जाता है तो वो क्या है, मृदा अपरदन है। मृदा निम्नीकरण का अर्थ होता है कि मृदा की जो उत्पादक गुण है, जो उसकी जैविक क्षमता है, उस जैविक पोटेंशियल में कमी आ जाना। तो अगर मिट्टी का अपरदन होता है तो उस क्रम में उसका निम्नीकरण भी होगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि मृदा में जो प्रोफाइल होता है तो सबसे ऊपरी प्रोफाइल सबसे अधिक उपजाऊ वाला क्षेत्र होता है। जो मृदा के अधिकांश पोषक तत्व होते हैं वो प्रोफाइल ए में होता है, और अपरदन में क्या होगा, प्रोफाइल ए ही टूट कर हटेगा। जब प्रोफाइल ए टूट कर हटा तो उस क्रम में न केवल अपरदन हुआ बल्कि मिट्टी की प्रोडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। फिर जैव विविधता की हानि, आप बाढ़ में देखते होंगे तो कई बार पशु पक्षी इस सब भी बाढ़ के पानी में प्रवाहित होकर मारे जाते हैं। और बाढ़ के जल के साथ जो गंदा पानी आता है अगर वो किसी जलीय निकाय में चला जाए और उसमें अगर पोषक तत्व की मात्रा बढ़ जाती है तो उस स्थिति में हम कहते हैं कि जलाशय का सुपोषण हो गया है, यूट्रोफिकेशन। जलीय निकाय का जो सुपोषण होता है बेसिकली ये 2 कारणों से होता है। अगर किसी जलीय निकाय में नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व की मात्रा बढ़ जाती है तो उस जलीय निकाय का क्या हो जाता है, सुपोषण हो जाता है। और जब किसी जलीय निकाय का सुपोषण होता है तो इसका भी एक चक्र चलने लगता है। हमें डिजास्टर मैनेजमेंट में यहीं तक रहना होता है, नहीं तो इसका कभी आप गांव में जाते होंगे और अगर आपके गांव में कोई तालाब होगा, कोई झील होगा, तो आप देखते होंगे कि उसका पानी या तो हरा दिखेगा या लाल ब्राउन टाइप का ऊपर में लेयर दिखता होगा।
वो जो लाल या हरा आप देखते हैं ना, वो एल्गी ब्लूम है। लाल कलर का अर्थ है कि उसमें लाल कलर के शैवाल का प्रस्फुटन हुआ है, जो टेक्निकली तौर पर रेड टाइड कहा जाता है। और ग्रीन शैवाल का प्रस्फुटन होता है तो हरे हरे ग्रीन दाने आप उसमें देखते होंगे, तो उसको हम एल्गी ब्लूम कहते हैं। और एल्गी ब्लूम का परिणाम होता है वाटर ब्लूम। वाटर ब्लूम का अर्थ है कि जल का खिलना। अब जल का खिलना क्या, कलर चेंज होगा, उसका जो अपना नॉर्मल केमिकल नेचर है वो क्या हो गया, बदल जाता है। और जब सुपोषण होता है तो जलीय निकाय में ऑक्सीजन, जलीय क्षेत्र में ऑक्सीजन की कमी होती है, क्योंकि जो शैवाल होता है वो बहुत तेजी से उसका यूज करता है, उसी पर वो ग्रो करता है। उस क्रम में उस पूरे जलीय निकाय के जीव मरने लगते हैं और एक श्रृंखला वहां पर बन जाती है। आपको उसमें आगे नहीं जाना है, केवल यहीं तक रहना है कि सुपोषण होता है जो जलीय निकाय के प्रदूषण का कारण बनता है, इतना तक आपको जाना है। क्लियर है? नीचे में लिखेंगे एक हेडिंग, बाढ़ आपदा प्रबंधन की दिशा में प्रयास। बाढ़ आपदा प्रबंधन की दिशा में प्रयास। तो हम बड़े तौर पर बाढ़ आपदा प्रबंधन की दिशा में जो प्रयास है, इसको हम दो भागों में चलेंगे। एक, भारत सरकार के द्वारा जो अधिसंरचनात्मक अधिसंरचनात्मक कार्य, और दूसरा हो जाएगा जिसको हम कहते हैं गैर अधिसंरचनात्मक कार्य। गैर अधिसंरचनात्मक कार्य, इसमें एक आ जाएगा जिसको हम कहेंगे द्विपक्षीय सहयोग। द्विपक्षीय सहयोग। दूसरा हो जाएगा संस्थागत प्रयास, इंस्टीट्यूशनल संस्थागत प्रयास। तीसरा इसमें हो जाएगा जिसको हम कहेंगे एनडीएमए के दिशा निर्देश। एनडीएमए का दिशा निर्देश। और चौथा कुछ अन्य हो जाए तो उसमें अधिसंरचनात्मक प्रयासों में एक आता है जिसको हम कहते हैं बहुउद्देशीय बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। दूसरा हो जाएगा, छोटे बांध को हम कहते हैं चेक डैम के माध्यम से जल उपयोग की नीति। जल उपयोग की नीति। तीसरा, नदी जोड़ो परियोजना, जो पिछले क्लासों में भी चर्चा हुआ था, नदी जोड़ो। और बढ़ा करेंगे तो अब या तो ऊपर कटेगा या नीचे कटेगा। यह है मानवीय कार्यों के लिए जल की उपलब्धता बढ़ाना, है ना, इस पॉइंट में। बन गए आपके? जल विद्युत का उत्पादन। एक ही पेज में हर एक को लिखने की जरूरत है, अगले पेज में भी जगह है ना। चलिए, आप लिख लिया है ना, आप आ जाइए बोर्ड पे।
क्लियर है? देखिए आप बोर्ड पर आ जाएं। तो हमारे यहाँ जो बाढ़ का प्रकोप है, कोई नई बात तो है नहीं, है ना? ये हमें विरासत में ही मिला है, या जो भारत की भौगोलिक स्थिति है वो हमें बाढ़ को प्रभावित करते हैं। पहले इस पॉइंट पर आ जाते हैं, इसको समझ लेते हैं, देन आफ्टर वहां पर चलेंगे। भारत में आप देखेंगे कि पहले इस तरीके एक बार क्वेश्चन पूछे हुए, आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा तो उसमें आप देखिएगा मेंस में पूछा हुआ है, बाढ़ आपदा प्रबंधन के लिए अधिसंरचनात्मक या गैर अधिसंरचनात्मक प्रयासों की चर्चा करें। इस तरीके से प्रश्न आया है। इंग्लिश शब्द इसका होगा इंफ्रास्ट्रक्चरल, और इसका क्या हो जाएगा, नॉन इंफ्रास्ट्रक्चरल, ये ध्यान में रखेंगे। तो प्रारंभ में हमने फ्लड को मैनेज करने के लिए जो नीतियां भारत सरकार के द्वारा अपनाए गए थे उसको हम कहते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। जैसे आप कोसी को बिहार का सौरव कहते हैं, उसी तरीके से महानदी को उड़ीसा का सौरव कहा जाता था, और उसी तरीके से दामोदर को पश्चिम बंगाल का सौरव कहा जाता था। इसका अर्थ है कि जिस तरीके से बिहार कोसी प्रलयकारी बाढ़ के लिए जानी जाती है, उसी तरीके से कभी दामोदर की स्थिति थी, उसी तरीके से कभी महानदी की भी स्थिति थी। तो सबसे पहले कोशिश किया गया कि भारत में जो इस तरह से प्रलयकारी नदियां हैं जो बाढ़ लाने के लिए जानी जाती हैं, उनके बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए हमने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को अडॉप्ट किया था। जो मल्टीपल रिवर वैली प्रोजेक्ट है, ये सबसे पहले शुरुआत हुई थी एक तरह से अमेरिका में। वहाँ पर जब 1929 का इकोनॉमिक मेल्टडाउन आया था, तो जो वॉल स्ट्रीट शेयर बाजार है वो 24 घंटे के अंदर बिल्कुल डाउन हो गया था, और बिल्कुल अमेरिका मंदी के दौर में। तो वहाँ पर था कि रोजगार का सृजन कैसे किया जाए, और जो रोजगार हो तो इस तरीके से चीज़ों से सृजन किया जाए जो आगे चलकर अर्थव्यवस्था में कुछ संरचनात्मक भूमिका निभाए। उसी पृष्ठभूमि में आप पढ़ते हैं कि रूजवेल्ट वहाँ के राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक पॉलिसी लाई, दैट वाज कॉल्ड रूजवेल्ट की न्यू डील पॉलिसी कहते हैं हम उसे। तो अमेरिका में एक टेंसी घाटी परियोजना लाई गई, वहाँ पर मिसिसिपी की एक सहायक नदी है टेंसी, और टेंसी पर एक परियोजना लाई गई इसी प्रकार की कि वहाँ पर फ्लड आती थी टेंसी नदी में, उसको कंट्रोल करने के लिए टेंसी नदी पर कई बांध बनाए गए। उसी का अनुकरण करते हुए भारत में दामोदर नदी के बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले 1948 में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई। तो दामोदर और उसकी सहायक एक नदी है बराकर, इन दोनों नदियों को मिलाकर 5 बांध बनाए गए। बराकर बांध, तिलैया बांध, पंचेत बांध, मैथन बांध और कोनार बांध, ये 5 डैम बनाए गए, और दामोदर के पानी को कंट्रोल करने का प्रयास किया गया, और उसमें हमें व्यापक सफलता मिली। पहले जो दामोदर पश्चिम बंगाल का सौरव कहा जाता था, आज वही दामोदर नदी बिहार और झारखंड के विकास की झारखंड और पश्चिम बंगाल के विकास की सबसे बड़ी आधारशिला है। अब जब उस क्षेत्र में जल की बात करते होंगे, ऊर्जा आपूर्ति की बात करते होंगे, तो डीवीसी की जरूर चर्चा होती होगी कि डीवीसी से यहाँ पर ऊर्जा की आपूर्ति होती है। तो हमने सबसे पहला जो रिवर वैली प्रोजेक्ट अडॉप्ट किया वो था दामोदर घाटी, 1948 में टेंसी घाटी परियोजना पर आधारित था। फिर इसी तरीके से अन्य नदियों के बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए, जैसे उड़ीसा में महानदी है तो हमने हीराकुंड बांध परियोजना उस पर बनाया। कोसी के बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए भारत और नेपाल के सहयोग से कोसी परियोजनाएं बनाई गई। तो इस तरह से हमने प्रारंभ में फोकस किया अधिसंरचनात्मक कार्यों पर। अब हम इसे मल्टीपल रिवर वैली प्रोजेक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका उद्देश्य केवल एक नहीं था कि हमें केवल फ्लड को कंट्रोल करना है। जब भी हम मल्टीपल रिवर वैली प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो ये सारे एस्पेक्ट को लेकर इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था कि हमें फ्लड कंट्रोल करना है। बाढ़ आती है तो मृदा अपरदन निम्नीकरण होता है, तो हमें मृदा अपरदन को कंट्रोल करना है। सिंचाई के लिए जल की सुविधाएं उपलब्ध करानी है तो हम इरिगेशन फैसिलिटी विकसित कर लें। कृषि, अब इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ जाएगा तो ये कृषि को क्या करेगा, बढ़ावा देगा, तो हम कृषि उत्पादन और उत्पादकता में इससे वृद्धि ले पाएंगे। फिर विभिन्न मानवीय कार्यों के लिए जल उपयोग की उपलब्धता बढ़ा लेंगे, अर्थात घरेलू कार्य में, औद्योगिक कार्य है, नगरीय कार्य है, इन सारे कार्य में हम क्या करेंगे, जल उपयोग बढ़ा लेंगे। फिर पर्यटन को बढ़ावा, डैम देखने में सुंदर होता है ना बांध,
आप जाते हैं कहीं पर बांध पर तो तुरंत अपना सेल्फी लेते हैं और सोशल मीडिया पर तुरंत अपलोड करते हैं। हाँ, तो वो पर्यटन को बढ़ावा देना भी एक इसका मकसद था। देन आफ्टर हम जल कृषि को बढ़ावा दें। जल कृषि का अर्थ होता है जैसे फिशिंग को हो या सिंघारा होता है, मखाना होता है, इस तरह के जल कृषि को बढ़ावा देना एक इसका मकसद था। और हम जल विद्युत का भी उत्पादन करें। बांध हम इसलिए बनाते हैं कि नदियों के प्रवाह को रोक करके हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सके। तो एक साथ इन सारे पर्पस को लेकर ये प्रोजेक्ट चलाए गए थे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मल्टीपल रिवर वैली प्रोजेक्ट हम कहते हैं। तो एक प्रश्न ये आ सकता है अलग से भी कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है, इसके उद्देश्य बताइए। और उसमें एक टेल प्रश्न ये हो सकता है कि क्या बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना प्रादेशिक विकास में असमानता का कारण है या नहीं है ना। यूपीएससी में इस तरीके का क्वेश्चन है कि आप देखेंगे कि जहां पर ये परियोजनाएं हैं उस क्षेत्र का विकास और अन्य क्षेत्रों के विकास में फर्क है। इसके कुछ इन्वायरमेंटल इश्यूज भी हैं, वो भी पूछा जा सकता है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का जो इन्वायरमेंटल इश्यूज है उसके बारे में आप हमें बताइए। तो जब भी पूछा जाएगा केवल ये नहीं डायरेक्ट होगा प्रश्न में कि मल्टीपल रिवर वैली प्रोजेक्ट आप हमें बताइए, वो पूछेगा कि ये क्या विकास में असमानता उत्पन्न किया है और क्या इसने पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म दिया है। बिल्कुल दोनों पॉइंट में कुछ न कुछ दम है और इसीलिए आप देखेंगे कि अब बड़े तौर पर हम इस तरह के रिवर वैली प्रोजेक्ट की ओर नहीं बढ़ते हैं। ठीक है। दूसरा हमने लिखा है कि चेक डैम के माध्यम से, चेक डैम का अर्थ होता है जल उपयोग करने के लिए छोटे बांध को बनाना। अब जैसे हिमालय क्षेत्र जो है ना काफ़ी भूकंप के लिए सेंसिटिव है, तो वहाँ पर अब हम बड़े बांध की बात नहीं करते हैं, क्योंकि भूकंप आए और बड़े बांध टूट जाए तो वो बहुत बड़े तौर पर विनाश का कारण बन सकता है। तो हमने कोशिश किया है कि अब छोटे छोटे बांध बना के नदी जल को उपयोग करने की हमारी पॉलिसी है। तीसरा हमने लिखा है नदी जोड़ो परियोजना। तो ये तो पिछले सूखा में भी चर्चा हुआ था कि इस का पर्पस तो कई सारा है, बट हम इसका मूल पर्पस ये रखते हैं कि उत्तर भारत में जो सरप्लस जल है, जो उत्तर भारत में फ्लड का कारण बनता है, अगर हम उसको चैनलाइज करके दक्षिण भारत ले जाएंगे तो उत्तर भारत में हम बाढ़ को कंट्रोल कर सकते हैं और दक्षिण भारत में जल की उपलब्धता को बढ़ाकर हम वहाँ पर आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। सूखे में कमी आएगी, सिंचित क्षेत्र का विस्तार होगा और कई सारा इम्पैक्ट उसका होगा। तो बस आपको 2 लाइन इसमें लिखना है कि जो नदी जोड़ो परियोजना है इसके तहत उत्तर भारत की नदियों का जल चैनलाइज करके दक्षिण भारत की ओर ले जाया जा रहा है। और इससे क्या होगा कि उत्तर भारत का सरप्लस जल अगर दक्षिण चला गया तो उत्तर भारत में हम बाढ़ की समस्याओं पर काबू पा लेंगे। और देन आफ्टर है कमांड क्षेत्र विकास की नीति। ये भारत सरकार द्वारा जब 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत क्षेत्रगत विकास कार्यक्रम अपनाया गया था, सेक्टोरल डेवलपमेंट प्लान अपनाया गया था, तो उसी के तहत कमांड क्षेत्र विकास की नीति अपनाई गई थी। हालांकि ये सिंचाई से संबंधित है, लेकिन कहीं न कहीं इसका उद्देश्य बाढ़ को कंट्रोल करना भी था। कमांड क्षेत्र का अर्थ होता है एक नदी है या कोई एक नहर है और उस नहर से जो सिंचित एरिया होता है उसको हम उसका क्या कहते हैं, कमांड क्षेत्र कहते हैं। जैसे आप उदाहरण से समझिए, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर है तो उसको हम तकनीकी तौर पर कहते हैं इंदिरा गांधी कमांड क्षेत्र कहते हैं। तो इंदिरा गांधी कमांड क्षेत्र का अर्थ हुआ कि इंदिरा गांधी नहर और उससे जो लिफ्ट नहरें निकाली गई है, लगभग 11 लिफ्ट नहरें, शाखा नहरें उससे निकाली गई, जिससे श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, इन सब डिस्ट्रिक्ट में सिंचाई का कार्य उससे लिया जाता है। तो हम किसी नहर या किसी नदी से निकाली गई नहरें और उनसे जो सिंचित क्षेत्र होता है उसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, उसका कमांड क्षेत्र कहते हैं। जैसे ये एक शब्द से आप उदाहरण जैसे कहते हैं कावेरी कमांड क्षेत्र। तो कावेरी कमांड क्षेत्र का क्या अर्थ हुआ, कावेरी नदी और उससे जो निकाली गई नहरें हैं, तो नहरों में जल कहाँ से आएगा, नदी से आएगा। और नदी का जल अगर नहर में गया, डैम के माध्यम से गया, तो हम नदी के पानी को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ताकि हम सिंचित क्षेत्र का विस्तार तो कर ही लें, लेकिन वो नदी जो बाढ़ लाने के लिए जानी जाती है हम उसको भी उससे क्या करें, कवर कर लें। तो कमांड क्षेत्र की नीति 5वीं पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई
और उसका पर्पस यही था कि हम नदी के पानी को चैनलाइज करके नहरों में ले जाएं और सिंचित क्षेत्र के एरिया का हम क्या कर लें, विस्तार कर लें। तो कमांड क्षेत्र विकास की नीति भी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रयासों के अंतर्गत आ जाएगी। इसमें अगर आप 2 लाइन लिखना चाहते हैं, नीचे में है स्पेस, लिख लीजिए 2 लाइन, 2 लाइन लिख लीजिए नीचे में कमांड क्षेत्र विकास की नीति में 2 लाइन। देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, 5वीं पंचवर्षीय योजना का अब कुछ लोग उसी में घुसेरने का प्रयास कर रहे हैं। इसका भी अगले पेज पर जाएगा ही, है ना। क्या जरूरी है कि गजपट कर रहे हैं सबको, हाँ? 10 रुपया, अभी इसको कोई कह दे कि जूस पिलाओ तो ये अपना किडनी बेच के पिला देगा। सोच ये होना चाहिए कि किसी का किडनी बेचवा के पी लो। और ये लोग जो है सो क्या लिखा रहे थे, देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना में क्षेत्रगत विकास नीति के तहत, क्षेत्रगत विकास नीति के तहत, क्षेत्रगत विकास नीति के तहत कमांड क्षेत्र, क्षेत्रगत विकास नीति के तहत कमांड क्षेत्र की नीति अपनाई गई, कमांड क्षेत्र की नीति अपनाई गई। दूसरा पॉइंट उसी के नीचे में लिखिए, एक नदी या किसी प्रमुख नहर, एक नदी या किसी प्रमुख नहर के द्वारा सिंचित क्षेत्र को, नहर के द्वारा सिंचित क्षेत्र को उसका कमांड क्षेत्र कहते हैं, सिंचित क्षेत्र को उसका कमांड क्षेत्र कहते हैं, कमांड क्षेत्र कहते हैं। लिखिए, जैसे राजस्थान में, जैसे राजस्थान में इंदिरा गांधी कमांड क्षेत्र, जैसे राजस्थान में इंदिरा गांधी कमांड क्षेत्र, प्रायद्वीपीय भारत में कावेरी कमांड क्षेत्र, प्रायद्वीपीय भारत में प्रायद्वीपीय भारत में कावेरी कमांड क्षेत्र, है ना। अब आ जाएंगे हम इस पॉइंट की तरफ। अब जैसे नॉन इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रयास में हमने पहला क्या लिखा है, द्विपक्षीय सहयोग। थोड़ा सा आप इसको इस तरीके से समझिए, भारत में जो भी नदियां आ रही है, खासकर उत्तर भारत में, उन नदियों का उद्गम कहाँ पर है, तिब्बत में है। कुछ ऐसी नदियां हैं जिनका उद्गम नेपाल में है, और 1-2 छोटी नदियां ऐसी होंगी जिनका उद्गम भूटान में भी संभव है। आप इमेजिन करिए या सोचिए कि अगर इन देशों के बीच, जैसे भारत चीन के बीच, भारत नेपाल के बीच, भारत भूटान के बीच कुछ नदी जल के आंकड़ों के आदान प्रदान को लेकर कुछ द्विपक्षीय सहयोग हो जाए, तो क्या इस दक्षिण एशियाई देशों में बाढ़ आपदा प्रबंधन में सहयोग मिल सकता है? और अगर एक ये हो जाए, और दूसरा, अगर दक्षिण एशिया के स्तर पर बाढ़ पूर्वानुमान केंद्र की स्थापना कर ली जाए तो क्या उसका फायदा मिल सकता है? तो ये दोनों काम हुए, है ना। सबसे पहले आप देखेंगे, अब देखिए कि भारत में तिब्बती जल संभरण क्षेत्र से जो नदियां आ रही है उसमें मेन नदियां कौन सी, एक सिंधु है, दूसरी कौन सी है, सतलज है, तीसरी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र है। तो भारत और चीन के बीच एक मऊ हुआ है। मऊ का अर्थ क्या होता है, जिसको हम कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी आपसी सहयोग समझ विकसित होना। यानी कि चीन ने भारत को यह आश्वासन दिया है कि जब भी मानसून का सीजन आएगा
तो सतलज नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी में और सिंधु नदी के जल वैज्ञानिक आंकड़े हम आपको उपलब्ध कराएंगे। अगर मान लीजिए कि ब्रह्मपुत्र का कैचमेंट रीजन तिब्बत में सबसे ज़्यादा है, अगर उस कैचमेंट रीजन में वर्षा अधिक होती है, नदी का जलस्तर बढ़ता है और तिब्बत यानी कि चीन अगर हमें समय से उसकी जानकारी उपलब्ध करा दे, तो फिर हम उसके नुकसान को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अगर वो सिंधु नदी के बारे में इसी तरीके से जानकारी दे दे, सतलज के बारे में जिस तरीके से बातचीत हुई है, तो फिर क्या हो सकता है, हम जल को बेहतर तरीके से मैनेज भी कर सकते हैं और बाढ़ से होने वाले दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं। इसी तरीके से भारत और नेपाल के बीच कोसी समझौता है। हालांकि नेपाल जो है सो एन मौके पर जो है सो अपना काम कर लेता है, वो कोई भी करता है। अगर गंगा में पानी बढ़ जाता है तो भारत भी फरक्का का बांध खोल देता है, बांग्लादेश परेशान होता है। तो नेपाल और भारत के बीच कोसी समझौता है और महाकाली समझौता आप पढ़ते होंगे आईआर में। तो उसके तहत जल वैज्ञानिक आंकड़ों के आदान प्रदान की बात है उसमें। और तीसरा, भूटान के साथ हमारे एक समग्र स्कीम है। उस समग्र स्कीम के तहत दोनों देशों ने इस बात की सहमति जताई है कि हम दोनों एक दूसरे के जल वैज्ञानिक आंकड़ों का आदान प्रदान करेंगे। तो इस तरीके के जो बायलैटरल प्रयास हैं, द्विपक्षीय सहयोग हैं, वो इस क्षेत्र में हुए हैं। जब हम संस्थागत प्रयासों में जाते हैं तो हम दो संस्थाओं को इसमें बड़े तौर पर जिक्र करते हैं। एक, जैसे हमने कल भी कहा था, कि सेंट्रल वाटर कमीशन है, केंद्रीय जल आयोग है। केंद्रीय जल आयोग का मूल 4-5 काम है। पहला काम होता है कि देश भर में जो जल संसाधन है उसका वैज्ञानिक आंकड़ा उपलब्ध कराना या वैज्ञानिक आंकड़ा डेटा रखना। दूसरा इसका काम है कि बांध विफलता की डेटा को कलेक्ट करना। बांध विफलता भी हम लोग पढ़े हैं, बाढ़ का कारण है, आगे पढ़े हैं उसका। तीसरा है कि कमांड क्षेत्र की निगरानी करना, सेंट्रल वाटर कमीशन का काम है। और चौथा इसका काम है कि नेशनल फ्लड कमीशन के साथ मिलकर नदियों में खतरे के निशान को इंगित करना और पुनर्वास कार्यों में मदद करना। ये सेंट्रल वाटर कमीशन का काम है। और दूसरा, जैसे हमने कल भी कहा था कि कई बार जिक्र हुआ था, नेशनल फ्लड कमीशन है, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग, 1976 के आसपास इसकी स्थापना हुई है। तो जो नेशनल फ्लड कमीशन है, इसका मूल काम क्या है कि भारत में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र की पहचान करना। जैसे हमने कल मैप में भी देखा कि 3 क्षेत्र इन्होंने बताया है कि एक ये क्षेत्र है, एक ये क्षेत्र है और एक अन्य क्षेत्र है। तो भारत में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र की पहचान करना। दूसरा, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के लिए भू उपयोग नीति को प्रस्तुत करना। भू उपयोग नीति का अर्थ होता है, जिसको हम फ्लड जोनिंग भी कहते हैं। भू उपयोग नीति का अर्थ होता है कि आप छोटे से उदाहरण से समझ जाइए। जैसे मान लीजिए आपके 1 एकड़ खेत हैं गांव में, तो किसी का 1 एकड़ खेत है, उस 1 एकड़ खेत का वो किन किन कार्यों में उपयोग करता है, वो उसका लैंड यूज पैटर्न कहलाता है। जैसे मान लीजिए 1 एकड़ खेत में 1 कट्ठा खेत है जो आपका परती रह जाता है, 2 कट्ठा खेत है जो बंजर है, 10 कट्ठे खेत पर आप खेती करते हैं, 1 कट्ठे खेत पर चारा फसल आप लगाते हैं, 2 कट्ठे खेत पर आपका आवास है, कुछ आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रख लिया, तो आपकी 1 एकड़ भूमि का उपयोग हो गया ना 5-6 कार्यों के लिए। दैट इज कॉल्ड लैंड यूज पैटर्न कहते हैं हम इसे। अब जैसे मान लीजिए दिल्ली सरकार है, दिल्ली में भूमि, कई बार आप सुझाव देते होंगे ना कि भूमि उपयोग बेहतर होना चाहिए, प्रश्न उत्तर लिखते हैं तो सुझाव देते नहीं है। तो जब आप इस शब्दों का अर्थ यूज करते हैं तो उसका अर्थ यही होता है कि लैंड यूज, जैसे महानगर में किस तरीके से भारत सरकार का जो राजस्व डेटा उसमें भूमि उपयोग को 9 कैटेगरी में रखा गया है, तो उसका अर्थ यही है कि भूमि का कितना प्रतिशत भाग किन कार्यों के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। तो नेशनल फ्लड कमीशन जो है फ्लड क्षेत्र में भूमि उपयोग नीति प्रस्तुत करता है कि कोई बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है तो उस क्षेत्र में भूमि उपयोग का पैटर्न कैसे होना चाहिए, विच मीन्स किस क्षेत्र में कृषि होना चाहिए, किस क्षेत्र में वानिकी होना चाहिए, किस क्षेत्र में मनोरंजन केंद्र होना चाहिए, कहाँ उद्योग होना चाहिए, कहाँ मानवीय बस्तियां वैसे क्षेत्र में होना चाहिए। उसके लिए वो जो है सो आपको आधार प्रस्तुत करता है। और तीसरा जो इनका काम है, राहत और बचाव कार्यों में भारत सरकार की मदद करना, ये काम है। तो 2 संस्थाओं का हमें ध्यान में रखना है, जब पूछा जाएगा तो आपको लिखना भी है, 2-2 लाइन करके इसके बारे में लिखना है। तो अलग से आप हेडिंग बना लीजिए, गैर अधिसंरचनात्मक कार्य, और उसमें पहला लिखिए द्विपक्षीय सहयोग।
गैर अधिसंरचनात्मक कार्य हेडिंग, और उसमें पहला पॉइंट होगा द्विपक्षीय सहयोग। द्विपक्षीय सहयोग। क्लियर है? तो पहला पॉइंट लिखिए। देखिए, भारत और चीन के मध्य, भारत और चीन के मध्य, भारत और चीन के मध्य ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी के जल, सिंधु नदी के जल उपयोग को लेकर, सॉरी, जल के आंकड़ों के आदान, उपयोग नहीं, जल के आंकड़ों के आदान प्रदान, जल के आंकड़ों के आदान प्रदान को लेकर, आदान प्रदान को लेकर मऊ हुए हैं। MOU, मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, या हिंदी में आप लिखेंगे तो इसको कहते हैं आपसी सहयोग समझ, आपसी सहयोग समझ विकसित होना, आपसी सहयोग समझ विकसित होना। दो पक्षों में लड़ाई होता है तो नहीं कहते हैं सुलह मशवरा हो गया, आपसी समझौता हो गया, है ना, कुछ इसी तरीके का। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, भारत और नेपाल के बीच, भारत और नेपाल के बीच, भारत और नेपाल के बीच कोसी एवं महाकाली समझौता है, कोसी एवं महाकाली समझौता है, कोसी एवं महाकाली समझौता है। तीसरा पॉइंट देखिए, भारत एवं भूटान के मध्य, भारत एवं भूटान के मध्य नदियों के, भूटान के मध्य नदियों के जल वैज्ञानिक आंकड़ों, नदियों के जल वैज्ञानिक आंकड़ों के आदान प्रदान को लेकर, आदान प्रदान को लेकर समग्र स्कीम, समग्र स्कीम कार्य करता है, समग्र स्कीम कार्य करता है, समग्र स्कीम काम करता है। दूसरा हेडिंग का पॉइंट हो जाएगा संस्थागत प्रयास, संस्थागत प्रयास। तो संस्थागत प्रयासों में हम दो तरफ हो जाएंगे, एक तरफ लिखेंगे केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय जल आयोग, और राष्ट्रीय बाढ़ आयोग, नेशनल फ्लड कमीशन। तो केंद्रीय जल आयोग में लिखेंगे पहला पॉइंट, जल के वैज्ञानिक आंकड़े, जल के वैज्ञानिक आंकड़े रखना, साइंटिफिक डाटा। दूसरा हो जाएगा नेशनल फ्लड कमीशन के साथ, नेशनल फ्लड कमीशन के साथ मिलकर, मिलकर कार्य करना। तीसरा कमांड क्षेत्र की निगरानी, कमांड क्षेत्र की निगरानी,
कमांड क्षेत्र की निगरानी। चौथा, बांध बांध के आंकड़ों को रखना कि भारत में कितने डैम हैं, कब बांध विफलता हुई, क्यों रखना। और पुनर्वास कार्यों में मदद करना। जो राष्ट्रीय बाढ़ आयोग है, नेशनल फ्लड कमीशन, सेंट्रल वाटर कमीशन के साथ मिलकर नदियों में खतरे के निशान को इंगित करना। दूसरा, बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करना। तीसरा, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में या बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में भूमि उपयोग नीति प्रस्तुत करना। भूमि उपयोग नीति प्रस्तुत करना। तो इसका अर्थ, भूमि उपयोग नीति का अर्थ क्या होता है कि इसका सिंपल सा अर्थ होता है विभिन्न मानवीय कार्यों में भूमि उपयोग का प्रतिशत कितना है, ये इसका अर्थ होता है। लेकिन बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का अर्थ जब हम लेंगे तो इसका अर्थ होगा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में किस भूमि का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाए ताकि बाढ़ के दुष्प्रभाव को न्यून किया जाए, कम किया जाए, है ना। अब अर्थ यहाँ पर क्लियर हो गया ना कि एक छोटा सा इसका उदाहरण है कि अगर हमारा आपका गांव बाढ़ प्रभावित होता है ना, बात समझ में आ रही है, तो हमारा आपका गांव अगर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है तो उस गांव के किस जमीन का उपयोग किस कार्य के लिए होना चाहिए। अब गांव में जमीन का उपयोग किस कार्य के लिए होगा, अब थोड़ा सोचिए आप। पशु चारा के लिए हो सकता है, तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में कौन से ऐसे जगह हो सकते हैं जिसको पास्चर लैंड के रूप में विकसित किया जा सकता है कि वहां पर केवल ग्रेजिंग होगा। कौन से ऐसे भूमि हो सकते हैं जहां पर मनोरंजन पार्क बनाए जा सकते हैं, है ना, मनोरंजन पार्क बनाए जा सकते हैं। कौन से ऐसे भूमि हो सकते हैं जिसको कृषि के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। कौन से ऐसे भूमि हो सकते हैं जिसका उपयोग अधिवास निर्माण के लिए किया जा सकता है। दैट इज कॉल्ड लैंड यूज पैटर्न कहते हैं। तो अर्थ इसका सिंपल सा, जब भी हम कहीं लिखते हैं ना कि भूमि उपयोग प्रतिरूप में बदलाव इसका एक कारण है, कई जगह आप लिखते होंगे कि लैंड यूज पैटर्न हो रहा है, तो सिंपल सा अर्थ इसका यही है कि विभिन्न मानवीय कार्यों में उपयोग कैसे हो रहा है
लेकिन इसका अर्थ होगा कि जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उस क्षेत्र में किस भूमि का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाए, ताकि जानमाल परिसंपत्ति की हानि को क्या किया जाए, कम से कम किया जाए। दैट इज कॉल्ड लैंड यूज पैटर्न। अब इसमें हम एक उदाहरण देते हैं। आप बताइए कि अगर कोई ऐसा क्षेत्र है तो वहां पर किस भूमि का उपयोग किस तरीके से या किस कार्य के लिए किया जाए, है ना। मान लीजिए कि ये एक नदी है और अब हम थोड़ा सा ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे हैं कुछ इस तरीके से, है ना। तो ये नदी का एरिया है ना, ये नदी बेसिन है। तो आप हमें बताइए कि अगर इधर आपको ये जमीन है, विकास कार्य की नीति भूमि उपयोग करने के लिए कहा जाए, तो जस्ट नदी के दोनों तरफ या किनारे वाले भाग में यदि हम भूमि यूज करें यहाँ का, तो किस कार्य के लिए यूज करना बेहतर होगा, कृषि के लिए, ताकि बाढ़ आए और कृषि फसल डूब जाए, है ना, यही ना। जी नहीं, तो हम इस भूमि का यूज कर सकते हैं वानिकी के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, कि बाढ़ आएगी भी तो वृक्ष ज्यादा थोड़े नुकसान करेगा इसको। तो हम बिल्कुल जो नदी से सटा हुआ क्षेत्र है वहां पर हमें क्या करना चाहिए, फॉरेस्ट्री करना चाहिए, वानिकी करना चाहिए, ताकि एक तो वनस्पति होगी तो नदी का तटबंध मजबूत रहेगा, और उसके बाद भी अगर वो तटबंध टूटता है तो आसपास में वनस्पति है, जानमाल परिसंपत्ति का नुकसान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलिए, ये भूमि आपको यूज करना। अब इसके आगे वाला किसके लिए यूज करेंगे, चारागाह के लिए, है ना, कि बाढ़ के क्षेत्र में हम इसके लिए किसका यूज करें, चारागाह के लिए। बहुत अच्छा। अब इसका यूज करना है तो किसके लिए कर सकते हैं, अब हम कृषि के लिए कर लेंगे। इस लैंड का यूज किसके लिए कर लेंगे, कृषि के लिए, क्योंकि फ्लड का पानी यहाँ से यहाँ बहुत रेयर केस में आएगा, तो कृषि फसल का नुकसान क्या होगा, कम से कम होगा। अगर हमें इस क्षेत्र का यूज करना हो तो हम क्या औद्योगिक कार्यों के लिए कर सकते हैं, तो औद्योगिक कार्यों के लिए हम कर लें यहाँ पे, या मनोरंजन पार्क सभी बना सकते हैं ना। और इस भूमि का उपयोग हम किस कार्य के लिए करें, आवास के लिए, है। तो क्षति या नुकसान क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो इसी को कहेंगे हम लैंड यूज पैटर्न कहते हैं, कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में किस भूमि का उपयोग कहाँ पे होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर हम भूमि उपयोग करेंगे जो नेशनल फ्लड कमीशन कहता है, तो फिर इससे क्या होगा, बाढ़ आएगी भी तो क्षति या नुकसान हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब यहाँ पर नदी है और यहीं पर हम घर बना लेंगे जो आजकल हम कर रहे हैं, तो क्या होगा, नुकसान ज्यादा होगा ना, क्योंकि तटबंध टूटेगा तो सबसे पहले आवासीय क्षेत्र डूबेंगे, है ना। तो भूमि उपयोग आप पढ़ते हैं इंडियन ज्योग्राफी में लैंड यूज पैटर्न के बारे में, और इंडियन ज्योग्राफी में मेंस में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भूमि उपयोग प्रतिरूप क्या है, और भारत में भूमि उपयोग प्रतिरूप का बदलाव बताइए, आज़ादी से पहले क्या था, अभी क्या, और उन बदलाव के पीछे कारण क्या है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात आ गई समझ में। इसी को हम फ्लड जोनिंग भी कहते हैं, यानी कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र को जोन में बांट लेना, है ना। तो अगर आपसे प्रश्न पूछता है तो इसी को हम क्या कहेंगे, फ्लड जोनिंग भी कहते हैं। इसको हम कहते हैं फ्लड जोनिंग, यानी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का जोनिंग करना एक वैज्ञानिक विधि है, ताकि हम बाढ़ के दुष्प्रभाव को क्या कर सके, कम कर सके, है ना। लिख लिया है इसको, बन गया। ये डायग्राम भी बना लेना है, बन गया। एक और है एनडीएमए का दिशा निर्देश, है ना, बोले। एनडीएमए का हेडिंग बना लेंगे नीचे में, एनडीएमए का दिशा निर्देश, गाइडलाइन। एनडीएमए का दिशा निर्देश, है ना। अगला पेज लें हम। अब पेपर पढ़ते हैं।
आज का पेपर कौन कौन पढ़ के आए हैं? दैनिक जागरण का नेशनल संस्करण, मैं उसकी बात कर रहा। कितने लोग पढ़ के आए हैं आज का पेपर? कोई नहीं हाथ उठाएगा, मुझे पता है ना। तो मैं तो बता तो दूं, बट आपको लिखना है अपने से। आप देखिए, इसी को कहते हैं ना, अब जब पेपर अप रहेंगे और जो सिलेबस आपका होते जाता है तो कुछ नई चीजें आए तो उसको अपडेट कर लीजिए आप अपने नोट्स में। आईआईटी दिल्ली ने एक ऐप बनाया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का उपयोग करके, पढ़ा है आज के पेपर में, है ना। बस वो कंटेंट आपके नोट्स में आ जाना चाहिए, तो क्या हो गया, आपके नोट्स में करंट ऐड होते गया वहाँ में। तो आईआईटी दिल्ली ने क्या किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का उपयोग करके एक ऐप बनाया है। और वो ऐप जो है रियल टाइम में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की जानकारी दे देगा। पिछले साल इसका ऐप का सफल उपयोग किया गया है बिहार, असम और यूपी के बाढ़ के समय। उसका मैप भी दिया हुआ है छोटा सा, आप देखेंगे, ठीक है ना। और इसको ऐप को डेवलप करने के लिए यूरोपीय स्पेस एजेंसी के उपग्रह का प्रयोग किया गया है। तो उसमें तो बहुत सारी चीज़ें दी गई है कि पहले हम किस तरीके से यूज़ करते थे, बाद में अब हम क्या यूज़ करेंगे। तो बस वो 4 लाइन उसका आपको घर पे जाके पढ़ के लिख लेना है कि आईआईटी दिल्ली के द्वारा ये ऐप विकसित किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का उपयोग करके। और ये ऐप जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का रियल टाइम निगरानी देगा और 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के प्रभावित क्षेत्र की वो वास्तविक जानकारी आपको दे देगा। कई बार क्या होता है कि कोहरा लगा हो, ये वन का क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र सब में बहुत सारी जानकारी नहीं मिलती है कि जमीनी स्तर पर क्या है। लेकिन ये जो ऐप बनाया है आईआईटी दिल्ली ने, वो चाहे क्लाउडियस वेदर कंडीशन हो, वन का क्षेत्र हो, सारे क्षेत्र में आपको रियल स्थिति बता देगा कि कितना बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, कहाँ पर क्या है। बस वो 4 लाइन पिक करके आपको क्या कर लेना है, अपने नोट्स में ऐड कर लेना है। ये आगे भी करना होगा आपको। जैसे मान लीजिए हमने भूस्खलन पढ़ाया, भूस्खलन पर अब कहीं पर कुछ सरकार ने कुछ पॉलिसी लाई, कुछ ऐड किया, आपको पढ़ के अपने कॉपी में ऐड कर लेना होता है। हम हेडिंग क्या बना है, एनडीएमए का लिखेंगे इसमें। पहला पॉइंट लिखिए, बाढ़ आपदा नियंत्रण से संबंधित, पहला पॉइंट, बाढ़ आपदा नियंत्रण से संबंधित एनडीएमए के सुझाव में पहला पॉइंट, बाढ़ आपदा नियंत्रण से संबंधित केंद्रीय केंद्रीय एवं राज्य एजेंसियों, केंद्रीय एवं राज्य एजेंसियों, बोर्ड के मध्य सहयोग एवं समन्वय को बढ़ावा, सहयोग एवं समन्वय को बढ़ावा। दूसरा, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का सूक्ष्म स्तर पर, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का माइक्रो स्तर पर, सूक्ष्म स्तर पर मानचित्र मानचित्र तैयार करना। तीसरा, राहत और बचाव के लिए राहत और बचाव के लिए राहत और बचाव के लिए आवश्यक पहले से आवश्यक उपकरण तैयार रखना। पहले से आवश्यक उपकरण तैयार रखना। चौथा, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में सामुदायिक आपदा प्रबंधन सामुदायिक आपदा प्रबंधन को मजबूत करना। मौसमी निगरानी मौसमी निगरानी
मौसमी निगरानी की सटीकता, मौसमी निगरानी की सटीकता। और छठा, बाढ़ पूर्व, बाढ़ पूर्व सूचना तंत्र, बाढ़ पूर्व सूचना तंत्र विकसित करना, बाढ़ पूर्व सूचना तंत्र विकसित करना। पहला जो पॉइंट है, अब बाढ़ आती है तो केंद्रीय एजेंसियां भी होती है ना, और राज्य एजेंसियां भी, तो उनका यही कहना है कि भाई हमारी जो भी एजेंसियां, इसके बीच क्या होना चाहिए, हमें सहयोग बढ़ाना है ताकि मिलकर काम करने से हम अच्छे आउटपुट पर जा सकते हैं। दूसरा है कि मान लीजिए जैसे यूपी है, तो पूरा यूपी तो बाढ़ प्रभावित नहीं है, नॉर्मली पश्चिमी यूपी नहीं है और पूर्वी यूपी ज़्यादा प्रभावित है। पूर्वी यूपी में भी हर एक डिस्ट्रिक्ट एक जैसी स्थिति में तो नहीं होगा, तो अगर हम माइक्रो स्तर पर जाकर क्षेत्रों की पहचान कर लेते हैं तो हम प्रशासनिक निर्णय योजना तैयार करने में क्या हो जाता है, बेहतर हो जाता है। जैसे आप ही प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप अगर अपने कमजोर और मजबूत पक्षों को समझ जाते हैं कि हमारा कमजोर एरिया क्या है और मजबूत एरिया क्या है, तो फिर आप कमजोर एरिया जो एग्जाम के लिए जरूरी है उस पर काम करना आपका क्या हो जाएगा, आवश्यक हो जाएगा। उस पर आप जितना काम करेंगे उतने आप रिजल्ट की ओर बढ़ते जाएंगे। तीसरा है कि राहत और बचाव के लिए पहले से उपकरण। अब कहीं बाढ़ आएगी, उस समय हम बाढ़ से बचाने के लिए किसकी जरूरत हो सकती है, नौका की जरूरत पड़ सकती है, रस्सी की जरूरत पड़ सकती है, यही सब जरूर होगा ना। तो उस समय हम खोजेंगे या पहले से हम तैयार करके रखेंगे, पहले से। तो ये कहना है कि भाई पहले से रखिए आप। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में कम्युनिटी आधारित आपदा प्रबंधन को क्या करना है, मजबूत करना है, यानी समुदाय के लोगों को प्रशिक्षित करना है। मौसमी निगरानी, अगर हम मौसमी निगरानी करते हैं कि बादल के संबंध में, वर्षा के संबंध में अगर हमारी निगरानी और जानकारी का सटीक हो जाए तो हम बेहतर भविष्यवाणी करने की स्थिति में आ सकते हैं कि कहाँ पर किस तरीके से कंडीशन बन सकते हैं। और फिर बाढ़ पूर्व सूचना तंत्र विकसित करना, ये है। अन्य जो पॉइंट हमने लिखा है ना, उसमें आप घर पे जाके आईआईटी दिल्ली वाला लिख लेंगे पेपर पढ़ के, उसमें एक पैराग्राफ में, दो पैराग्राफ में है, उसको कर जाना है, हो जाएगा। तो यहाँ पर बाढ़ वाले टॉपिक के मैं समाप्ति की घोषणा करता हूँ। एक बार आप देखिए। कल जब बाढ़ के कारण को पढ़ रहे थे, हमने लिखाया था कुछ पॉइंट और बताया था कि इसको थोड़ा डिटेल से भी जानेंगे, है ना। तो वो डिटेल से जानने वाला दो पॉइंट है, जिसमें एक आपके सामने में है, जिसको हम कहते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड कहते हैं। और एक जैसे हमने लिखा था कि बादल फटने से भी भारत में फ्लड आता है, तो उसको भी थोड़ा सा हम डिटेल से जान लेंगे। तो नीचे में आप हेडिंग बना लीजिए, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। बना लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा।
बन गया। मैप के अलावा कुछ नहीं लिखे हैं 2 मिनट में? ऑनलाइन लोग लिख रहे हैं कि सर पीछे मैप के अलावा कुछ लिखे हैं? कुछ भी नहीं लिखे हैं अभी तो। बन गया। कुछ लोगों का भारत ऐसे लग रहा है कि अब वो बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगा। कुछ के भारत को नीचे में प्रोटीन कुपोषण हो गया है, किसी के भारत का फैटी लीवर हो गया है जैसे यहाँ। नहीं, आपका ठीक है, आपका भी ठीक है। ऊपर वाला लगता है कि लाठी मार के सीधा कर दिया है लोगों ने। ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा है। चलिए यहाँ पर आइए आप। अब आप जो भी ध्यान से समझिए, अब आप जो भी फ्लड का पार्ट पढ़ेंगे, प्रभावों पर हम चर्चा नहीं करेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रभाव तो बाढ़ का एक ही जैसा होगा। बाकी जो भी इसके डायमेंशन होंगे उस पर हम चर्चा जरूर करेंगे और उसको संक्षिप्त में लिखेंगे भी। तो आपको भी अगर मेंस में लिखना हो कि जो ग्लेशियर लेक और ब्रस्ट फ्लड और उसका इम्पैक्ट, तो आप भी मत लिख दीजिएगा मेंस में कि पहले प्रभाव पड़ चुके हैं तो यहाँ पर लिखने की क्या जरूरत है ना, आपको वहाँ लिखना है। बट हम लोग अब जान चुके हैं कि फ्लड क्या होगा, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, वो है। ध्यान से सुनिए और समझिए इसको। 2022 में ब्रिटेन में एक यूनिवर्सिटी है, न्यू कैसल यूनिवर्सिटी कहते हैं या न्यू कैसल यूनिवर्सिटी कहते हैं। उसका एक रिसर्च आया था कि विश्व में जो ग्लेशियर लेक और ब्रस्ट फ्लड है, उस पर उसने एक रिपोर्ट प्रकाशित किया था कि विश्व के कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ग्लेशियर लेक और ब्रस्ट फ्लड की संभावना ज़्यादा है। तो इस पर आगे बढ़ने से पहले और उस रिपोर्ट के बारे में हम आपको बताएं, ग्लेशियर लेक और ब्रस्ट फ्लड का सिंपल सा अर्थ होता है किसी हिमानी निर्मित झील का अचानक टूट जाने से आने वाला जो बाढ़ होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ग्लेशियर लेक और ब्रस्ट फ्लड कहते हैं। अब ये जो झीलें होती हैं ना, जैसे मान लीजिए कि इस तरह का ये झील है और इस झील में कारण कुछ हो सकता है, कुछ मानवीय कारण हो, कुछ प्राकृतिक कारण हो, और ये जो झील है अगर अचानक टूटता है तो इसके टूटने से जो फ्लड आएगा, दैट इज कॉल्ड ग्लेशियर लेक और ब्रस्ट फ्लड के नाम से जानते हैं। तो जो ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी है उसने उस रिपोर्ट में विश्व में जहाँ जहाँ पर ग्लेशियर और लेक ब्रस्ट फ्लड की संभावना ज़्यादा है उसके बारे में बताया है। और उसमें बताया है कि उच्च एशिया, एक शब्द प्रयोग किया है उसमें कि उच्च एशिया का जो क्षेत्र है, जिसमें हिंदू कुश से लेके भारत के पूर्वांचल तक का क्षेत्र शामिल है। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे तो हिंदू कुश वहीं जाएगा ना, यानी कि हिंदू कुश से लेके हिमालय और पूर्वांचल तक का जो क्षेत्र है इसको उच्च एशिया शब्द दिया है। और कहा है कि विश्व में ये क्षेत्र ग्लेशियर लेक और ब्रस्ट फ्लड के लिए सबसे ज़्यादा वनरेबल है, यानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा हो सकता है। इस क्षेत्र में एक दो तीन घटनाएं हुई भी है ग्लेशियर लेक और ब्रस्ट फ्लड का। जैसे 2013 में केदारनाथ घाटी में हुआ था ना, पहले तो वहाँ बादल फटने की घटना हुई, और बादल फटने के बाद केदारनाथ घाटी के ऊपर में चौड़ीबाड़ा ग्लेशियर था वो टूटा, और उसके बाद मंदाकिनी का फ्लो बढ़ना शुरू हुआ था। और 2023 में सिक्किम में हुआ था इस तरह की घटनाएं कि वहाँ मानसून रिट्रीट होते समय काफ़ी वर्षा हुई, और उसके बाद ग्लेशियर टूटा, ग्लेशियर झीलें टूटी, और महाप्रलय की स्थिति कुछ सिक्किम और कुछ पश्चिम बंगाल के ऊपरी डिस्ट्रिक्ट में आ गए थे। तो इसका अर्थ ये हो गया कि अगर भारत में, और उसमें ये बताया गया कि केवल जो हिमालय रीजन है इसमें कम से कम 3 मिलियन आबादी है जो ग्लेशियर आउटलेक ब्रस्ट के लिए सबसे ज़्यादा वनरेबल है। 3 मिलियन आबादी का कितना हो गया, 30 लाख आबादी, यानी कि ये सबसे ज़्यादा रिस्क वाले क्षेत्र में रहते हैं। जनसंख्या तो और होगी, बट इतनी जनसंख्या हिमालय की है जो सबसे ज़्यादा रिस्क वाले क्षेत्रों में रहते हैं कि वो ग्लेशियर लेक आउट ब्रस्ट फ्लड से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। अब भारत में अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो केवल कहाँ हो सकता है, हिमालय रीजन में, क्योंकि इसके लिए हिमानी निर्मित झीलों का होना जरूरी है, और वो हमारे यहाँ कहाँ पर है, या तो पश्चिमी हिमालय में है या फिर कहाँ पर है, पूर्वी हिमालय में है।
तो क्षेत्र तो हमें पता चल जाता है इस मैप से कि भारत में जो ग्लेशियर लेक और ब्रस्ट फ्लड का रीजन है वो हिमालय रीजन बनता है। जो ग्लेशियर झीलें होती हैं बेसिकली, अब आप जैसे इसकी संरचना देखेंगे ना, तो आप यदि वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो आप ग्लेशियर टोपोग्राफी पढ़े होंगे, है ना। और ग्लेशियर टोपोग्राफी जब आप पढ़ते हैं तो पर्वतीय घाटी क्षेत्र में कुछ झीलें बनती है। आपने पढ़ा होगा टॉर्न झील के बारे में, पढ़ा है। और टॉर्न झील के साथ साथ आप पैटरनास्टर झीलों के बारे में पढ़ा होगा, जो ग्लेशियर के डिपोजिशन से बनता है। तो घाटी के क्षेत्रों में क्या होता है ना कि ये जो टॉर्न झीलें बनती है या जो पैटरनास्टर झीलें बनती है, ये बेसिकली हिमोड से घिरा होता है। किससे घिरा होता है? हिमोड से। हिमोड का अर्थ होता है, जिस तरह से आप जलोढ़ शब्द समझते हैं वैसे ही आप हिमोड शब्द समझिए। तो जलोढ़ का अर्थ क्या होता है कि नदी के द्वारा जो कंकर पत्थर बजरी अवसाद ट्रांसपोर्ट करके लाया जाता है, कहीं जमा कर दिया गया, दैट इज कॉल्ड जलोढ़। हिमोड का अर्थ क्या होगा अब कि हिमानी जो अपने साथ कंकर पत्थर बजरी घसीट कर लाएगी और जमा कर दे, दैट इज कॉल्ड हिमोड हो जाएगा वो। तो ये जो टॉर्न झीलें होती हैं ये बनते हैं बेसिकली, इनके चारों तरफ हिमोड होता है, यानी कि वो जो ग्लेशियर जब ढाल के सहारे नीचे की ओर आएगी अपरदन करेगी तो उसके साथ जो कंकर पत्थर बजरी मिट्टी होगा वो यहाँ पर जमा होता है, और उस जमा होने से जो बीच में झीलें बनती है उसी को हम क्या कहते हैं? टॉर्न झील कहते हैं। और झीलों की अगर श्रृंखला हो जाए इस क्षेत्र में तो उसी को हम क्या कहते हैं? पैटरनास्टर झील कहते हैं। अब ये जो हिमोड होगा ये मजबूत होगा या कमजोर होगा? कमजोर होगा ना। जलोढ़ मिट्टी क्या होता है? कमजोर होता है। तो ये कमजोर होता है, बहुत संगठित नहीं होता है। और कमजोर होगा, संगठित नहीं होगा, अगर थोड़ा सा जल का प्रेशर इसकी दीवार पर हिमोड पर पड़े तो क्या हो सकता है? ये टूट जाएगा। इसको बहुत धक्के या प्रेशर की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये संगठित नहीं है, कठोर नहीं होता है। तो हल्का भी जल का प्रेशर पड़ा तो ये क्या हो सकता है? टूट जाएगा अचानक, और उससे क्या हो सकता है? बाढ़ आ जाएगा। अब हमें ये सोचना है या ये समझना है कि इस तरह के झील टूट क्यों सकते हैं या इनके टूटने का कारण क्या हो सकता है। तो क्या इस तरह के झीलों के टूटने का कुछ प्राकृतिक कारण हो सकता है? भूकंप हो सकता है एक कारण। अगर वो ज्वालामुखी प्रभावित हो तो ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है। आप इमेजिन कीजिए, क्या लैंडस्लाइड हो सकता है? मान लीजिए कि ये हिमानी निर्मित झीलें हैं और ये पहाड़ टूटकर इस झील में आ जाए, तो ये तो बहुत जोरदार तरंग उत्पन्न करेगा ना, और उस तरंग का दबाव किस पर जाएगा? हिमोड पर। और हिमोड मजबूत होता है वो तोड़ कर सीधे क्या होगा? निकलेगा। उसी तरीके से अगर एवलांस हो जाता है, एवलांस का अर्थ है कि जो ऊपर जो घाटी का ऊपरी भाग का हिम चट्टान है वो टूट कर क्या हो जाए? इसमें आ जाए, तो वो भी जल तरंग को उत्पन्न करेगा और वो क्या कर सकता है? उसको तोड़ सकता है। अगर मान लीजिए कि काफी लंबे समय तक अधिक वर्षा हो रही हो या क्लाउड बर्स्ट की घटना इस क्षेत्र में हो जाए तो वो भी झील के क्या हो सकता है? टूटने का कारण बन सकता है। तो कुछ प्राकृतिक कारण होते हैं जो इस तरह के ग्लेशियर झील टूटने के, लेकिन कुछ मानवीय कारण भी तो हो सकता है। आप हिमालय में सोचिए कि हम आप क्या ऐसे काम करते हैं या हो सकता है जो इस तरह के झीलों को तोड़ सकता है। मैं डेट एग्जैक्ट नहीं बता सकता, बट आपके पास अगर दैनिक जागरण का पेपर हो तो मैं आज बता रहा हूँ, आप अगर कोशिश कीजिए कि जाके उसको पढ़ लीजिएगा। हम डेट नहीं बता सकते, ये 4-5 दिन पहले का आर्टिकल होगा। आप देखेंगे हिमालय पर जो उत्तराखंड में वाडिया शोध संस्थान है उसने ग्लेशियर पर अध्ययन किया है कि हिमालय के जो ग्लेशियर हैं तेजी से पिघल रहे हैं, तो कहाँ कहाँ पर क्या स्थिति है उस पर एक है, और किस तकनीकी का यूज किया गया है वो सारे तकनीकी के बारे में है कि IRS प्रणाली का यूज किया गया है, GS प्रणाली का यूज किया गया है ग्लेशियर की निगरानी के लिए। तो उस चीजों को पढ़ के आपको कॉपी में लिख लेना चाहिए, क्योंकि ये सब जो डाटा होता है ना ऑथेंटिक है, वाडिया शोध संस्थान का है। तो आप ऐसे डाटा का प्रयोग क्लाइमेट चेंज के रूप में कर सकते हैं कि भाई इसका हो सकता है डिजास्टर में आप यूज कर सकते हैं। आपके पास चीजें हों और आपकी समझ हो कि इनका यूज कहाँ कहाँ पर किया जा सकता है। तो मैं डेट तो नहीं बता सकता, बट 4-5 दिन पहले अगर आपके पास पेपर हो तो आप जाकर उसमें देखिएगा, आपको उसमें मिल जाएगा। तो उसमें यही बताया गया है कि जो हिमालय में जितनी तेजी से मानवीय गतिविधियां बढ़ रही है
और ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो ग्लेशियर बहुत तेजी से पीछे जा रहा है। ग्लेशियर के पीछे जाने का अर्थ क्या होता है? उसका पिघलना, उसके एरिया में कमी आना। जो ग्लेशियर पहले बड़े क्षेत्र में था, अब वो धीरे धीरे पिघल कर संकुचित हो रहा है। आप ये बताइए कि क्या बढ़ता हुआ जलवायु परिवर्तन जो हिमालय के ग्लेशियर के पिघलने का बड़ा कारण है, क्या ये ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड को और सेंसिटिव बना सकता है? बनाएगा, क्योंकि वो ग्लेशियर पिघलेगा तो वो पानी कहाँ जाएगा? या तो नदी में आएगा या फिर किस में जाएगा? ऐसे झीलों में जाएगा। अगर नदी में गया तो फिर वो नदी के डिस्चार्ज को बढ़ा सकता है, वो भी फ्लड का कारण बन सकता है। और अगर ऐसे झीलों में वो आकर जमा होने लगा तो एक समय ऐसी स्थिति आ सकती है कि ये झीलें जब उस जल दबाव को उसका दीवार सहन नहीं कर पाएगा, वो झीलें अचानक क्या हो सकती है? टूट जाएगी। तो सबसे बड़ा कारण है ये। अब है कि जलवायु बढ़ता हुआ तापमान तो है, लेकिन दूसरा कारण ये है कि जो हिमालय का ग्लेशियर पिघल रहा है, उसका एक कारण ये भी है कि इस क्षेत्र में वनाग्नि अधिक हो रही है। तो आप कहेंगे वनाग्नि से ग्लेशियर के पिघलने का क्या संबंध है जी संबंध। दो तीन कारणों से आप उसको लिंक करेंगे। जैसे एक ब्लैक कार्बन होता है ना, पढ़ा हो, पर्यावरण की पढ़ाई हुई है। हाँ, तो ब्लैक कार्बन या ब्राउन कार्बन होता है, तो बर्फ के सतह पर अगर काला कार्बन जमा हो जाए ना, तो वो बर्फ के एल्बिडो को कम कर देता है। ठीक है, एल्बिडो का अर्थ क्या होता है कि किसी वस्तु के द्वारा रिसीव किया गया ऊर्जा और विकिरण ऊर्जा का जो अनुपात है वो उसका क्या कहलाता है? एल्बिडो है। प्रकृति की जितनी भी वस्तुएं हैं सब में एल्बिडो होता है, हम में भी है, आप में भी है। अब है कि कोई वस्तु मैक्सिमम एल्बिडो वाला हो सकता है, वो एल्बिडो निर्भर करेगा उस वस्तु के रंग पर और उस वस्तु के सतह के प्रकृति पर। तो व्हाइट है तो उसका एल्बिडो क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो सफेद वस्तु होता है सौर विकिरण के सभी भाग को वापस कर देता, और अगर काला है तो वो सारे एब्जॉर्ब करेंगे, है ना। तो बर्फ पिघल इसलिए रहा है क्योंकि जो वो बर्फ है उस पर काला कार्बन जमा हो रहा है। अब वो बर्फ के एल्बिडो को क्या करेगा? कम करेगा, सौर प्रकाश वहां पर रुकेगा, और सौर प्रकाश वहां पर रुका तो बर्फ क्या होगा? पिघलना शुरू हो जाएगा। अब ये काला कार्बन आता कहाँ से है? जीवाश्म के दहन से आता है ना। तो जीवाश्म के दहन से आता है, तो एक तो वनाग्नि का जो कण होता है ब्लैक कार्बन वो जमा होता है। इस क्षेत्र में जो पराली का दहन अधिक होता है वो भी इस पर इम्पैक्ट डाल रहा है। तो वो ग्लेशियर लेक और ब्रस्ट फ्लड के लिए इस क्षेत्र को ज्यादा सेंसिटिव बनाते जा रहा है। और जो ये काला कार्बन या ब्राउन कार्बन होता है, इसकी कैपेसिटी होती है कि ये डायरेक्ट सोलर इंसुलेशन को एब्जॉर्ब करने की भी क्षमता रखता है। तो इस रूप में भी जिस क्षेत्र में इस तरह के पार्टिकुलेट मैटर ज़्यादा हो, रीजनली वो टेम्परेचर को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। बस चीज़ों को इंटरलिंक करना होता है कि फॉरेस्ट फायर या बुश फायर किस तरीके से ग्लेशियर मेल्ट का कारण बनता है, वो है ना। तो हम संक्षिप्त में लिखेंगे इसको। परिचय लिखिए पहले, या अर्थ, परिचय। लिखेंगे परिचय में, लिखिए हिमानी निर्मित हिमानी निर्मित झीलों के हिमानी निर्मित झीलों के अचानक टूटने से, हिमानी निर्मित झीलों के अचानक टूटने से उत्पन्न बाढ़ अचानक टूटने से उत्पन्न बाढ़ को ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड कहा जाता है। संक्षिप्त में यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भी आप लिख सकते हैं ना, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड कहा जाता है। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड कहा जाता है। दूसरा पॉइंट लिखिए, ग्लेशियर झीलें पर्वतीय क्षेत्र में ग्लेशियर झीलें पर्वतीय क्षेत्र में हिमोड से घिरे होते हैं।
हिमोड से घिरे होते हैं, हिमोड से घिरे होते हैं। लेकिन चूंकि ये कमजोर चट्टान होते हैं, यानी हिमोड चूंकि यह कमजोर चट्टान होता है, कमजोर चट्टान होता है, इसलिए जल का दबाव बढ़ने पर, इसलिए जल का दबाव बढ़ने पर ये झीलें अचानक टूटती है। दबाव बढ़ने पर ये झीलें अचानक टूटती है, ये झीलें अचानक टूटती है। दूसरा संक्षिप्त में लिख लेंगे, भारत में क्षेत्र, हेडिंग वाला पॉइंट, भारत में क्षेत्र, भारत में क्षेत्र, इसमें लिख लेंगे एक ही लाइन लिखिए, भारत में हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, भारत में हिमालय, भारत में हिमालय पर्वतीय क्षेत्र ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के लिए संवेदनशील है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के लिए संवेदनशील है। दूसरा पॉइंट इसी में देखिए, वर्ष 2023 में, वर्ष 2023 में ब्रिटेन की एक यूनिवर्सिटी द्वारा, 2023 में ब्रिटेन की एक यूनिवर्सिटी द्वारा विश्व भर में, ब्रिटेन की एक यूनिवर्सिटी द्वारा विश्व भर में GLOF, संक्षिप्त में लिख लीजिए GLOF, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, GLOF पर रिपोर्ट प्रकाशित किया गया, रिपोर्ट प्रकाशित किया गया, रिपोर्ट प्रकाशित किया गया, जिसमें, रिपोर्ट प्रकाशित किया गया जिसमें उच्च एशिया को, जिसमें उच्च एशिया, ब्रैकेट में आप लिख देंगे हिंदू कुश, हिंदू कुश से पूर्वांचल तक, पूर्वांचल की पहाड़ी, ब्रैकेट बंद, हिंदू कुश से पूर्वांचल की पहाड़ी, ब्रैकेट बंद। लेकिन उच्च एशिया को विश्व में, उच्च एशिया को विश्व में सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्रों में, सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्रों में, उच्च एशिया को सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्रों में रखा गया है, सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्रों में रखा गया है ना। नीचे में लिख लेंगे कारण, यानी कि GOLF का कारण। तो कारण संक्षिप्त में दो भागों में हम लोग बट जाएंगे। पहला पॉइंट हो जाएगा प्राकृतिक कारण, है ना, प्राकृतिक कारण, और दूसरा मानवीय कारण। तो प्राकृतिक कारणों में जैसे हम लोगों ने चर्चा किया था, भूकंप इसका कारण हो सकता है ना, दूसरा ज्वालामुखी विस्फोट अगर हो तो वोल्केनिक इरप्शन हो सकता है, तीसरा हिमस्खलन हो सकता है, एवलांस, चौथा भूस्खलन हो सकता है, लैंडस्लाइड हो सकता है, पांचवा लगातार अधिक वर्षा, लगातार अधिक वर्षा, या फिर इसी को अलग पॉइंट में भी बादल फटना, क्लाउड ब्रस्ट,
बादल का फटना, क्लाउड बर्स्ट। मानवीय कारणों में क्या हो सकता है? क्या सुरंग निर्माण हो सकता है? सुरंग का निर्माण, जैसे हमने भूकंप को समझा था उस इसी तरीके से। क्या बारूदी विस्फोट हो सकता है? तो सुरंग निर्माण, बारूदी विस्फोट। क्या जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण हो सकता है? जल विद्युत, जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना। क्या चौथा संवेदनशील, संवेदनशील पर्वतीय क्षेत्र में, संवेदनशील पर्वतीय क्षेत्र में अवसंरचनात्मक कार्य, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, रोड, इस तरीके से अवसंरचनात्मक कार्य है ना। क्या डिफॉरेस्टेशन इसका कारण हो सकता है? निर्वनीकरण, यानी कि हमें ये देखना है कि ये सारे कार्य किस तरीके से हो सकते हैं कि इस क्षेत्र में संतुलन को वो क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। जो चट्टानों का संतुलन है, प्राकृतिक संतुलन है, वो बिगड़ सकता है। और अगर वो बिगड़ा तो कभी भी ऐसी झीलें क्या हो सकती हैं, टूट सकती हैं, जो बाढ़ का कारण बन जाएगा। एग्जाम में अगर पूछता है तो आपको पॉइंट फॉर्म में ही लिखना है, इसको कहानी की तरह लिखने की कोई जरूरत नहीं है, वो ध्यान में रखेंगे। प्रभाव क्या होगा, जैसे हमने कहा था वो तो हम लिख सकते हैं ना, जैसे वहां पर था वैसे ही इस तरीके के प्रभाव हो जाएंगे। नीचे में लिखेंगे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड का प्रबंधन कैसे किया जाए। प्रबंधन, तो इस पर अभी एनडीएमए सबका कोई गाइडलाइन है नहीं, तो आपको कुछ सुझाव देना है। क्या हम इसको रोकने के लिए तकनीकी उपाय कर सकते हैं? तकनीकी का उपयोग, तकनीकी का उपयोग है ना। अच्छा, इसमें एक मिनट, हम पीछे आ रहे हैं एक मिनट। इसमें मानवीय कारणों में हम जलवायु परिवर्तन वाला लिख सकते हैं ना। हाँ, तो वो आप जरूर लिखिएगा और इस पॉइंट पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, जलवायु परिवर्तन है ना। तो क्लाइमेट चेंज जो है, ग्लेशियर लेक और ब्रस्ट फ्लड को कैसे बढ़ावा दे रहा है, वो हमें बताना है। इस क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हो रहा है, हिमालय का हिमनद पिघल रहा है ना। हिमनद पिघल रहा है, जो झील में जलस्तर को बढ़ा रहा है। बढ़ा रहा है ना, और जब झील में जलस्तर बढ़ेगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा, वो टूट जाएगा है ना, जलवायु परिवर्तन। और दूसरा, जलवायु परिवर्तन के साथ साथ इस क्षेत्र में हिम के पिघलने का कारण जो एक है वो क्या है, काला कार्बन, काला कार्बन है ना। और ये जो काला कार्बन है इस क्षेत्र में, ये किस कारण से अधिक हो रहा है? तो ये काला कार्बन हो रहा है एक वनाग्नि से, वनाग्नि से, दूसरा पराली दहन से है ना, पराली दहन से। अब ये जो काला कार्बन है और पराली दहन है, ये दोनों क्या कर रहा है, ये हिम के एल्बिडो को कम कर रहा है ना। हिम के एल्बिडो, हिम के एल्बिडो को कम कर रहा। और हिम का एल्बिडो कम होगा तो ये क्या होगा, हिम पिघलेगा। और अगर हिम पिघलेगा तो क्या होगा,
जगह सबका कम हो गया होगा ना। समझ गए हैं ना, बस हो गया। और काला कार्बन की जो बात है, ये किसका है? हिमालयन वाडिया शोध संस्थान। हिमालयन वाडिया शोध संस्थान के अनुसार है ना। नहीं अब बढ़े आगे। तो हम थे कहाँ पर? प्रबंधन कैसे किया जाए ना। तो तकनीकी का उपयोग हम कर सकते हैं किसके लिए? दो चीजों के लिए हम कर सकते हैं तकनीकी का उपयोग, है ना। एक सबसे पहला, हिम पिघलने का, हिम पिघलने की निगरानी। और दूसरा हम कर सकते हैं किसके लिए? तो हम संवेदनशील जो झीलें हैं, संवेदनशील झीलों की निगरानी के लिए, है ना। संवेदनशील झीलों की निगरानी के लिए। अब है कि इसके लिए हम कौन सा तकनीकी यूज में ला सकते हैं ना। कौन सा तकनीकी हो सकता है ना। तो जो तकनीकियां इसके लिए हो सकती है, क्या हम इसके लिए ड्रोन तकनीकी यूज कर सकते हैं? ड्रोन तो अब घर घर दवा भी पहुंचा देता है ना। कोविड के समय इसका यूज किया गया था दूर दराज पर्वतीय क्षेत्र में मेडिसिन पहुंचाने के लिए, है ना। तो ड्रोन तकनीकी का क्या हम आरएस प्रणाली का यूज कर सकते हैं? आरएस प्रणाली का क्या अर्थ हो गया? रिमोट सेंसिंग का। क्या इसके लिए हम जीआईएस प्रणाली का यूज कर सकते हैं? ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। और तब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का, है ना। तो तकनीकियां हैं जिसके माध्यम से हम इसकी क्या कर सकते हैं? निगरानी कर सकते हैं। संवेदनशील झीलों का अर्थ क्या हुआ कि मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण, कि हिमालय में 50 ग्लेशियर झीलें समझने के लिए, और उन 50 ग्लेशियर झीलों में मान लीजिए 10 झीलें ऐसी हैं जो कभी भी टूट सकती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? हमें उसकी सतत निगरानी करना चाहिए, है ना। तो अगर हम निगरानी करते हैं तो हम राहत और बचाव के लिए काम कर सकते हैं। और हिम पिघलने की निगरानी, जैसे उसमें हिमालयन वाडिया शोध संस्थान का, आप घर पे जाएंगे तो आर्टिकल पढ़िएगा, 4-5 दिन पहले का है। उसमें डेटा सब है कि कितने झील का अध्ययन किया गया और कौन पीछे जा रहा है। अगर हिम के पिघलने के आंकड़े हमारे पास हों तो फिर हम समझ जाएंगे कि ये झील में ही जाएगा ये पानी, या फिर कहाँ जाएगा? नदी में जाएगा। तो हम तकनीकी का उपयोग कर सकते हैं किसके लिए? तो इन तकनीकी का और इन चीजों के लिए कर सकते हैं। क्या जो ग्लेशियर झीलें हैं, अब मान लीजिए कि कोई झील है, जो ग्लेशियर झील है वो टूट रहा है या टूट सकता है, तो टूटने से पहले उसके पानी को बाहर निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है? पंप सेट से। बर्फ उठा के ले आएंगे। नेक्स्ट क्लास है, ठीक है। तो इस पर अगर 150 शब्द पूछेगा तो लिख पाएंगे ना आप? हाँ जी। आज छोड़ दे रहे हैं आपको यहीं पे। तो 1:15 बजे से क्लास है इस रूम में। तो कल हम जब आपसे मिलेंगे तो बादल फटने पर चर्चा करेंगे। और बादल फटने के बाद अगर टाइम बचेगा तो हम
अर्बन फ्लड पर चलेंगे, शहरी बाढ़ पे, है ना। तो कल का टॉपिक रहेगा बादल फटना और अर्बन फ्लड, इस दो पर चर्चा करेंगे।